नतीजा ये निकला कि जो पगड़ी बांध करके जो कहते थे कि नीतीश कुमार को सीट से उतारेंगे, मुख्यमंत्री से हटाएंगे, तभी मुट्ठा खोलेंगे, भाजपा को स्वीकार करना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में जिस समय नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है। मैंने पहला वोट जेडीयू को दिया, लेकिन आज के डेट में आखिरी वोट भी मैं बोलूँगा जेडीयू। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ने का कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एक मुलाकात। दोस्तों, पिछली बार हमने अपने एक मेहमान से आपको मिलाया था, अजीत जी, और वो एडजेक्टिव लगाकर हमेशा बोला जाता है कि चर्चित युवा नेता, मुखिया। बहुत कम उम्र में मुखिया बने हैं ये, और अपने काम की वजह से ही बने हैं। पिछले एपिसोड में बहुत सारी बातें हुई और इनको लेकर एक लाइन बहुत अच्छी जो हमने कभी लिखी थी, इसको बड़ी सटीक बैठती हुई इन पर दिखती है। और वो लाइन थी कि प्रसिद्धि के रास्ते आसान नहीं होते, उड़े बिना पहुँच में आसमान नहीं होते, कुछ खोया कुछ पाया, कुछ नई राहें बनाई, कि मेहनत के बिना मुट्ठी में जहान नहीं होते। और बेशक ये लाइन बड़ी सटीक बैठती है इन पर। आज फिर से हम इनका स्वागत करते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पिछली बार जहां हमने इस सफ़र को रोका था बातचीत के क्रम में, उस समय ये जानना हम चाह रहे थे आपके आगे के सफ़र के बारे में। जैसा पता चला है हमको कि एक पंचायत, वो उतना बड़ा क्षेत्र नहीं लग रहा है आपको जितनी बड़ी तमन्ना आपकी काम करने की है, समाज सेवा करने की है। तो आप उसको विस्तार देना चाह रहे हैं, और विस्तार देने के क्रम में अब आगे की सोच रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सीतामढ़ी में चुनाव लड़ें। सीतामढ़ी से चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर है कि कोई ना कोई पार्टी के साथ आप जोड़कर लड़ेंगे, ये भी चर्चा आपकी चल रही है। और चर्चा तो हमने ये भी सुनी है कि जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर 2024 को इसका उद्घाटन किया था, इस पार्टी का, उसके साथ आप जुड़कर अपनी सफ़र को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर आए कि पॉलिटिक्स में आपकी यात्रा कब से शुरू हुई थी? जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कि 2017 से आपने शुरुआत की। कैसे? जानकारी 2017 से एक्टिवली पॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी जैसे आप प्रशांत जी का काम है जी, वैसे ही कुछ हमारा दिल्ली में जो बिजनेस है जी, हम भी उसी लाइन से जुड़े हुए हैं। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था तो कैंपेनिंग 2013 से ही स्टार्ट हो गया था, और 2013 से ही हम बीजेपी का उस समय हमने कैंपेन किया। उसके बाद तमाम पार्टी डिजिटल कैंपेन। जी। अच्छा। उसके बाद तमाम पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या फिर भारत के लगभग सभी पार्टियों के लिए हमने डिजिटल कैंपेन बनाया है, हमने चलाया भी है। तो आप कह सकते हो 2013 से ही राजनीति में है। और अगर बिहार से है तो बच्चा जब कुछ बोलना सीख जाता है तभी से राजनीति की जीन उसके अंदर आ जाती है। बिहार में ये बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि 2013 से ही हम राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे 2017 में आपने जेडीयू के साथ अपनी शुरुआत की। जी। जेडीयू में क्या थे आप? 2017 में मैं उस समय दिल्ली रहता था। दिल्ली से मैं गांव में हर दूसरे महीने तीसरे महीने में आ जाया करता था, कभी कभी महीने महीने आता था। तो उस समय तत्कालीन प्रभाव में जेडीयू थी, तो किसी एक लीडर ने मुझे जेडीयू ज्वाइन करवा दिया। हालांकि बहुत ज़्यादा हम एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर भी जेडीयू ज्वाइन करवा दिया। तो मेरी काबिलियत को देखते हुए एक पद भी दे दिया गया, प्रखंड लेवल पे किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष। अच्छा जी। संयोग से किसान के लिए हम कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि देखिए दल क्या करती है, लोगों को अपने हिसाब से यूज करती है। अच्छा, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 2-3 साल तक अध्यक्ष रहा, तकरीबन 3 साल तक। ये साफ बुई आपको यही कारण है क्या कि हमेशा परेशान करती है? मैं 3 साल तक अध्यक्ष रहा, किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष रहा। किसान को मैं 1% का फायदा नहीं दिला पाया, ठीक है। लेकिन जब जब
कोई रैलियां होती थी तो पार्टी से निर्देश आता था कि आपको इतना किसान लेकर के पहुंचना है, तो अच्छा, सिर्फ इसके लिए? बिल्कुल। तो मेरे माइंड में खटकता भी था कि यार ये राजनीतिक दल ना मतलब कैसे जनता को यूज करती है कि कभी 1% अगर आप फायदा नहीं दिला पाए और आप इतनी धूप में बुलाते हैं उनको, अपना काम छोड़ करके आते हैं, तो फिर मैंने धीरे धीरे जो है दूरी बना लिया कि नहीं, अब और ज़्यादा जनता को यूज कराने वाला काम हमसे नहीं होगा। क्योंकि मुखिया का चुनाव भी सामने था, इस वजह से भी राजनीतिक दल छोड़ना ही था, क्योंकि मुखिया का चुनाव जो है दलगत तो होता नहीं है बिहार में, हर दल के लोग सपोर्ट करते हैं। इस चक्कर में हमने चुनाव के करीब से ही जो निष्क्रिय पड़ा, तो फिर बाद में जाकर के हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन की। तो दूसरी पार्टी शायद आपकी फिर उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ी जी, आपकी टीम जो है? बिल्कुल, उपेंद्र जी के साथ हम लोग 2023 में जुड़े। उससे पहले जन स्वराज पार्टी का पदयात्रा स्टार्ट हो गया था 2022 में अक्टूबर में। अच्छा, उस पदयात्रा में भी मैं था, क्योंकि प्रशांत की बातें हमें प्रभावित करती हैं, उनका जो सोच है, उनका जो ज़मीनी स्तर पे जो काम करना चाहते हैं, वही सोच लेकर के मैं भी दिल्ली से बिहार लौटा हूँ, और प्रशांत जी पूरे देश विदेश घूम करके फिर बिहार लौटे। तो जो प्रशांत जी कह रहे हैं वो ऑलरेडी मैं ज़मीनी स्तर को उतार भी रहा हूँ, ठीक है, और हमने पहले उतारा भी है। अच्छा, ये कुशवाहा जी की बात पर याद आया, कुशवाहा जी का एक अच्छा क्षेत्र है, उपेंद्र कुशवाहा जी का एक अपने समाज पे अच्छी पकड़ है। धीरे धीरे उनकी पार्टी ऐसे सिमट कैसे गई? देखिए, सिमट नहीं गई है, सिमटा दिया गया है। कैसे? अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं, हालांकि जो आरएमएल के जो कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर पर किसी का नाम लेने से बचते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग गठबंधन में, चूँकि मैं गठबंधन में नहीं हूँ और मुझे किसी डर भय भी नहीं रहता है। मैंने इस लोकसभा चुनाव को बड़ी करीब से देखा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले, जब लोकसभा चुनाव से तकरीबन साल भर पहले मेरे पास उपेंद्र जी की पार्टी से कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अभी आप जनसुराज में हैं, जनसुराज पार्टी तो है नहीं, तो किसी न किसी को तो आपको सपोर्ट करना ही है, कि आप आइए उपेंद्र जी को सपोर्ट कीजिए, अगर सीतामढ़ी में उपेंद्र जी का सीट बनता है तो हम आपको लड़वाएंगे, ठीक है। हमने अपनी पार्टी का भी रुख देखा। जनसुराज चूँकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही थी, पार्टी उस समय बनना भी नहीं था, जनसुराज करना था कि आप लोगों को जो लगता है लोकसभा के लिए वो आप लोग कीजिए, पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं है जी। तो हमने सोचा कि भाई किसी न किसी को तो सपोर्ट करना ही है, चलिए उपेंद्र जी के साथ चलते हैं। हमारे समाज के लोग वहाँ बहुत रहते हैं सीतामढ़ी में, सबका रुख उधर ही था, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, करते हैं। हमने पूरा सीतामढ़ी के कोने कोने में तैयारी शुरू की, पूरा सीतामढ़ी के लोगों को इकट्ठा करके, चाहे वो रैली में लाना हो, चाहे सब कुछ करना हो, बहुत भीड़ जुटाया हम लोगों ने उपेंद्र जी के लिए। कई सारे कार्यक्रम का हम लोगों ने वो भी किया, आयोजन भी कराया अलग अलग विधानसभा में। उसके बाद चूँकि उपेंद्र जी को सीट कम मिला, कारण अगर आप जानना चाहते हैं, मात्र 3 सीट उनको अलॉट किया गया था। नहीं, 3 उनकी सीट पार्टी को। तो लास्ट में तो आपको पता होगा कि एक ही सीट मिला ना। हाँ, माने ये 3 सीट भी घट के एक क्यों हुआ? सीट पे आ गया। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि उपेंद्र जी को सीट नहीं मिला एक बड़े नेता का। बड़े नेता वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप सम्राट चौधरी जी की बात तो नहीं कह रहे हैं? मुरट्ठा बांध करके चलते हैं, ठीक है, चलते थे, जिनको खुलवा दिया गया। नहीं, प्रचलित है बिहार में ये सारी चीजें, प्रचलित हैं। दोनों के बीच के समीकरण के क्या पीछे उन्हीं का हाथ है। हाथ क्या है? पूरा का पूरा हाथ, पैर, पूरा शरीर कहिए, पूरा दिमाग कहिए। चूंकि उनको कुशवाहा समाज का नेता बनना था बिहार में, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो ये तगमा उपेंद्र जी के साथ है, क्योंकि कुशवाहा समाज बिहार में, अगर आप कुशवाहा समाज को जानते हैं तो 100% कुशवाहा में से आपको 90% कुशवाहा, हो सकता है 99% भी कुशवाहा कहे कि हम उपेंद्र जी को नेता मानते हैं। 2 साल किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के सहयोग में रहे, बात अलग है, लेकिन कुशवाहा का नेता हकीकत में आज भी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं, ठीक है। अच्छा, ये तगमा सम्राट जी चाह रहे थे कि हमारे पास आ जाए, ठीक है, कि कुशवाहा का नेता हम बन जाए। यही कारण हुआ जो शाहाबाद में जो चुनाव जो हम लोग लोकसभा लड़ रहे थे, पहले सीट फाइनल नहीं किया गया, फाइनल भी किया गया तो चलो, शुरू से आश्वासन था कि कम से कम 3 आपको हम 2014 में दिए थे, तो 3 इस बार भी देंगे, हालांकि 5 की उम्मीद थी, ठीक है। उपेंद्र जी का भी पूरा भरोसा था एनडीए पर कि भाई 3 तो कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। सम्राट जी उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे बीजेपी का,
उन्होंने सोचा कि इनको जितना छोटा करेंगे उतना हमारा ओहदा जो है बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, यही कारण है कि बीजेपी में रहते हुए उपेंद्र जी को सिंगल सीट का पर चुनाव लड़ना पड़ा। जो बाद में जब उपेंद्र जी नहीं मान रहे थे, हम लोग उपेंद्र जी के साथ थे, उपेंद्र जी नहीं मान रहे थे, तो बाद में आश्वासन दिया गया कि एक राज्यसभा देंगे, एक आपको एमएलसी देंगे। आप देखेंगे उस समय बिहार के जो प्रभारी थे, अभी भी प्रभारी है, विनोद तावड़े जी, उन्होंने ट्वीट करके बोला था कि ये 3 सीट जो है हम लोग उपेंद्र जी को दे रहे हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक एमएलसी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो एमएलसी बनेंगे उनको मंत्री बनाएंगे। ठीक है, चूंकि सम्राट जी बीच में गेम खेलना चाह रहे थे कि भाई इनको छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, हम लोग पूरी पार्टी में थे, सबको बच्चा बच्चा जो पार्टी में है, चाहे बिहार के बच्चा बच्चा को पता है कि इसने उपेंद्र जी को छोटा करने का काम किया है। लेकिन उपेंद्र जी छोटा तो हुए नहीं। नतीजा ये निकला कि जो पगड़ी बांध करके जो कहते थे कि नीतीश कुमार को सीट से उतारेंगे, मुख्यमंत्री से हटाएंगे, तभी मुरेठा खोलेंगे, वो नीतीश कुमार को तो हटा नहीं पाए, लेकिन आज के डेट में उनका बॉडीगार्ड बन करके पीछे पीछे पगड़ी खोल करके माथा मुड़वा करके घूम रहे हैं। ये है कुशवाहा समाज की विडंबना वहाँ पे। अच्छा, आप चूंकि अब पूरी तरह से राजनीति में आने वाले हैं, एक समंदर माना जाता है बिहार को, बिहार की पॉलिटिक्स को जी, एक ऐसा समंदर माना जाता है कि जिसकी गहराई बहुत कम लोग नाप पाते हैं। आज के डेट में अभी जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बहुत सारी ऐसी बातें मीडिया में आते रहती हैं कि बहुत तरीके से वो फिट नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या इनको ऐसे मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आप लोग किस तरीके से वहाँ की बिहार की जनता कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहला अगर मैं अपनी ज़िंदगी का वोट कहूँ तो मैंने जेडीयू पार्टी को दिया था। ज़िंदगी का सबसे पहला वोट जब मैं 18 साल उम्र पार किया, जब चुनाव आया तो मैं उस समय जेडीयू पार्टी को वोट दिया था, 2009 के करीब जो लोकसभा चुनाव था उसमें। ठीक है, उस समय तक नीतीश कुमार जी की स्थिति बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। मैं मुजफ्फरपुर में पढ़ता था, सीतामढ़ी मेरा घर था, 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पे मैं रहता था। और विडंबना ऐसी थी कि वो 55 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे 1 दिन लग जाता था पूरा का पूरा घर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि रोड नहीं थे, जब भी बाढ़ आता था रोड उड़ा करके ले चला। अच्छा, बाढ़ की पीरियड में परेशानी होती? बिल्कुल, बाकी नॉर्मल डे में ठीक था। नॉर्मल डे में आप जैसे तैसे करके पहुंच जाते थे, लेकिन बाढ़ के समय में हकीकत तो ये भी है कि हमारे पंचायत के जो हमारे ग्रामीण हैं, उनके पिताजी उस बाढ़ में बह गए, जो आज तक मिले नहीं। अरे वाह। हाँ, आज तक मिले ही नहीं। तो ऐसी भयावह स्थिति थी, इस वजह से हम लोग वो पुराने लालू यादव का जमाना छोड़ करके हम लोग चाह रहे थे कि कोई दूसरा आए, नीतीश जी आए। नीतीश जी ने 10 साल बढ़िया भी काम भी किया, ठीक है, लेकिन 15 के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब होते गई, इतनी खराब होते गए कि आज के डेट में जो लालू यादव का ज़माना था और आज नीतीश का ज़माना, दोनों बराबर है। उस ज़माने में भ्रष्टाचारी नेता हुआ करता था, ठीक, लालू के समय में, और इस ज़माने में भ्रष्टाचारी अधिकारी है, कोई फर्क नहीं। मन ये किस बिना पे कह रहे हैं आप? एकदम हकीकत के बिना पे कह रहा हूँ मैं तो डेली डिपार्टमेंट जोतता हूँ ना। उस समय आप किसी नेता से गोर हाथ पकड़ करके आप फ्री में भी साइन करा सकते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं करा सकते। क्यों? मैंने नेता इनकार कर रहे हैं या फिर अधिकारी करने नहीं दे रहे हैं? अधिकारी सुनता ही नहीं। एक दरोगा आज के डेट में जो विधानसभा का सदस्य है, जो जिसको विधायक आप कहते हैं, उसका नहीं सुनता। गनीमत भी यही है कि जो राजनीतिक दल है, ये टिकट भी उन्हीं को देती है जो इनके जेब की चीज़ है, जो इनके कंट्रोल में रहे, तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। मुझे तो ये लगता है कि अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी, उन्होंने एक अधिकारियों के साथ एक डील किया हुआ है कि मुझे मेरे सीट पे बैठा करके रखो, मुझे मुख्यमंत्री बना करके रखो, और बाकी तुम लोगों को जो करना है वो करो। यही कारण है कि आज के डेट में अफसरशाही इतना बढ़ गया है और कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या नीतीश के अपने दल के लोग भी इस चीज़ पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते? उनकी जो भी शारीरिक और सारी एक्टिविटीज़ देखी जाती है जी सॉरी, जो थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है लगता है सोसाइटी में खुले तौर पे, तो इस पर कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं उठता है? मजबूरी में, सब मजबूरी में फंसा हुआ है। किस तरह की मजबूरी? नीतीश जी को आज के डेट में चलाने वाले 5-7 अधिकारी हैं, ठीक है, और 4-5 नेता हैं। नीतीश जी अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिक संतुलन जो है बिगड़ी हुई है। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि राष्ट्रगान चल रहा है, एक बच्चा
5वीं क्लास का बच्चा राष्ट्रगान में खड़ा रहता है, और आप इतने बार के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रगान चल रहा है और आप चल दिए वहां से। उसके बावजूद भी भाजपा वाले, बाकी तमाम दल उनको बचाने पे लगा हुआ है। भाजपा क्यों बचा रही है? क्या भाजपा की मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि अगर भाजपा उनको साइडलाइन कर देती है, ठीक है, तो नीतीश जी जैसे ही हटेंगे भाजपा से, तो केंद्र में भी जो इनके 12 सांसद हैं वो वापस ले लेंगे, ठीक है, तो केंद्र पर लोड पड़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी का भी तो इंडिपेंडेंट सरकार है नहीं ना। मतलब ये राजनीति की वजह से आम बिल्कुल आदमी राजनीतिक सफर दबाव है भाजपा पर, इस वजह से भाजपा को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में जिस समय नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति सही नहीं है, तब भी भाजपा ये नहीं कह पा रहा है कि इनको हटाना चाहिए, दूसरे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। यही हकीकत है। आप उम्मीद करते हैं भाजपा से कोई बढ़िया काम करे। क्या भाजपा के किस नेता को नहीं पता है कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? सबको पता है। बिहार के बच्चा को पता है। विधानसभा में खड़ा होकर के ऐसी अलूल जलूल बातें बोल देते हैं जिससे महिलाओं के सम्मान का तार तार हो जाता है, और उसके बाद भी ये भाजपा वाले, ये वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था ये, इसके बाद भी ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे। भाई ऐसी स्थिति में जिसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो, आपके बहन बेटियों के लिए गंदे शब्द का इस्तेमाल करता हो जो आदमी, राष्ट्रीय सम्मान जो हमारा राष्ट्रगान है उसका अपमान करता हो, ऐसे आदमी को आप वार्ड सदस्य बनाएंगे? ऐसे आदमी को आप मुखिया भी नहीं बनाएंगे। फिर ये राज्य का मुखिया बनाने पे कैसे लगी हुई है भाजपा? अच्छा, ये जो इतना मतलब बहुत खुले तौर पे आपसे पूछ रहे हैं कि एक तो पार्टी लगातार आप चेंज करते आए, अब आज की डेट में आप जन सुराज के साथ हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हैं, और पार्टी लगातार बदलते रहे और आज इतना विरोध जता रहे हैं जेडीयू को लेकर, जेडीयू को, ये क्या कहीं टिकट नहीं मिलने की कोई लालच भी इस तरह से है कि आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं तो चलो पार्टी चेंज करो और सारा कुछ, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे जेडीयू का टिकट भी नहीं है, कभी बनेगा भी नहीं जब तक वो एनडीए में रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चूँकि इस समय जेडीयू की जो स्थिति है, उस स्थिति पे हम ये चीज़ उठा रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि 2010 से पहले मैंने पहला वोट जेडीयू को दिया था, लेकिन आज के डेट में आखिरी वोट भी मैं बोलूँगा जेडीयू। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ने का कारण क्या हुआ? वो तो पार्टी है जी, और आप उनके पार्टी से चुनाव लड़ सकते थे। देखिए, उपेंद्र जी को छोड़ने का कारण यही है कि समय समय पे अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए कि एक समय था 1971 का लड़ाई चला, तो उस समय कोई और विमान से लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। 1999 वाला जो हुआ उसमें एयरफोर्स कुछ और यूज करता था, चाहे वो सुखोई हो चाहे MiG-18 हो। अभी जो स्थिति है इसमें नए नए विमान को बुलाया, अब जो लड़ाकू विमान है हमारे, उनको खरीदा गया अभी यूरोप से। तो समय समय पर मुझे ये लगा कि उपेंद्र जी के साथ हम इतना बढ़िया पूरे बिहार लेवल पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उपेंद्र जी को समेट करके कम रखा गया है, ठीक है, जानबूझकर उनको छोटा किया जा रहा है। चूंकि बिहार बदलाव की नींव जिस समय जनसुराज ने डाला, उसी समय मैं जनसुराज के साथ था, तो अभी भी साथ हूँ। क्या रीजन क्या है? क्या आपकी मानसिकता क्या मिली उनसे? प्रशांत बातें लोगों को कनेक्ट करती है और हमें भी कनेक्ट करती है। जो सोच लेकर के दिल्ली से मैं बिहार आया था, वही सोच प्रशांत भी पूरे भारत घूम करके, पूरे वर्ल्ड का भ्रमण करके बिहार लेकर के आए। प्रशांत किशोर जी से आपके रिश्ते कैसे हैं अभी? बहुत बढ़िया है। मेरी फ़ोन पे भी उनसे भी बात हुई है। बात रेगुलर होते रहती है? बिल्कुल, फ़ोन पे जब भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन पे हमारी बात होती है उनसे, और हमेशा वो इनकरेज करते रहते हैं कि अजीत भाई आप बढ़िया कर रहे थे। बहुत जगह सुना हमने कि इस बार आपको उस पार्टी से टिकट मिलने की संभावना है, और लगभग कहीं तय भी है। जी, वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी कहेंगी। उससे पहले बहुत सारी चीज़ें समीकरण जैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो सारी चीज़ें बाहर भी खबर आ जाती है, मीडिया में तो खबर आई जाती है, तो उस लिहाजे नहीं पता चला है। अब आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? मान लीजिए आपको टिकट मिल गया, आप चुनाव जीत गए जी, तो फिर आगे का कैसे क्या देख रहे हैं? देखिए, आपका क्षेत्र जो है ना सीतामढ़ी जी, मतलब आप बेशक एक पंचायत स्तर पर फिलहाल सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं, लेकिन जब बड़े स्तर पर भी आ जाएंगे जी, तो सीतामढ़ी सारा कुछ उठा के देख लीजिए, अभी भी बहुत पिछड़ा है। जिस तरीके से उसको आज होना चाहिए आज, वो क्षेत्र भी काफ़ी पिछड़ा है। और जैसा अभी सब कुछ चल रहा है, क्या आपको लगता है कि तुरंत कैसे आप उसको दुरुस्त कर लेंगे? देखिए, जो भी हमारे वहाँ के जनप्रतिनिधि रही है, दूरदृष्टि उन्होंने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि इसको इग्नोर करके देखा,
क्योंकि हमारे यहाँ माता सीता का जन्म हुआ है सीतामढ़ी में, ठीक है। उनका मंदिर भी है, मंदिर अब प्रोजेक्टेड भी हो गया है, बनना स्टार्ट भी होंगे कुछ दिन में। लेकिन ये सब काम जो है ना 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो 10 साल बाद हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप बिहार के अन्य हिस्सों में जाओ, आज के डेट में कोई भी विकास का अगर बढ़िया चीज़ होता है तो वो नालंदा में होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी तो मंत्री रहे हैं, हमारे यहाँ भी अच्छे विधायक रहे हैं, अच्छे सांसद रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या जो वहाँ के है पलायन। एक चौक है कांटा चौक, जहाँ से डेली बस निकलती है, भारत के अन्य हिस्सों में जाती है, दिल्ली आती है, गुजरात जाती है, जयपुर जाती है, सीतामढ़ी से डेली कम से कम मुझे लगता है 30 से 50 के बीच में बस खुलती है वहाँ से, ठीक है। अच्छा। और उसमें कौन भरे होते हैं? मजदूर भरे होते हैं उसमें। ये पलायन की स्थिति है। अगर आपको यकीन ना आए, आप चलिए। नहीं तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा एक भूभाग है जिसमें खेती होती है सीतामढ़ी में, तो क्या वहाँ भी खेती भी सही ढंग से नहीं हो पा रही है? उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसकी प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कुछ एक इलाका है जहाँ पे खेती अच्छी होती है, कुछ एक इलाका है जहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है। अच्छा। अब इस ज़माने पे जहाँ हम लोग 5G 6G की बात कर रहे हैं, इस ज़माने में भी लास्ट ईयर की बात अगर आप डेटा उठा के देख लो 2024 की, 2024 में भी रोड बंद थे। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की कनेक्टिविटी बहुत मतलब नैरो कर दिया गया था। एक गाड़ी जा रही थी तो एक गाड़ी आ रही थी। क्यों? क्योंकि जितने भी आसपास के किसान थे, चाहे जिनका घर था, सब में बाढ़ का पानी फैल गया था और वो सब लोग शरण लेने के लिए रोड पर आ गए थे, NH पर आ गए थे। आप ये देखो कि 2025 में भी ये समस्या है और 2005 में भी यही समस्या था। चूंकि सरकार की तो ये तो फॉर द टाइम बीइंग होता है, बाढ़ की पीरियड में ही ऐसा होता है। बाकी आप 10 महीने क्या उस पर कोई ध्यान नहीं है? बाकी इंतजार करते रहते कि भाई एक बात बताओ, मैं एक किसान हूँ, मैं ये फसल लगाऊं, 2 महीने 4 महीने उसमें खाद डालूं, पानी डालूं, जब काटने का सीजन आए तो उसमें बाढ़ आ जाए और सब कुछ जीरो हो जाए। नहीं, वही तो बोले कि बाढ़ 1 महीने 1.5 महीने का पीरियड है उसका जब भी आता है। बाकी के 10 महीने 10.5 महीने कुछ एक खेती होती है, लेकिन फिर मैं वही जवाब दूंगा कि आप अपना बीज लगाओ, क्योंकि बीज तो 2 दिन में तैयार होगा नहीं, 5-6 महीने किसी भी फसल को लगने के लिए चाहिए। किसान या तो डर से नहीं कर पाता है या फिर कहता है कि यार इतना पैसा लगाने के बाद इतना हाई रिस्क है कि जीरो भी इनपुट नहीं आएगा, इस वजह से किसान अपना खेती छोड़ भी देते हैं। नहीं, आप अपने वोटर को क्या बोल के आइएगा कि अब क्या आप तरक्की करेंगे? आज तक जो कुछ नहीं हो पाया, सीतामढ़ी जहाँ था वहीं पे लगता कि सीतामढ़ी के लिए तो क्या अपने वोटर को क्या प्रशांत का 5 बातें हैं, वो तो हैं ही। मेरा पर्सनल भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमने अपने दिमाग में डाला हुआ है। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो एक फ्रेमवर्क माइंड में बनाते हैं। हमारा फ्रेमवर्क है SSR। पहले नंबर पर है स्वास्थ्य, जो आपकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या है, जो अभी हम ग्राम स्तर पर फेस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल तो है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर है भी तो कहीं डॉक्टर कहीं और लगा हुआ है, सैलरी उसकी बन रही है, समय पर आते नहीं, ठीक। दूसरा है स्वास्थ्य के बाद सड़क की समस्या हमारी सॉल्व हो चुकी है, तो इसलिए दूसरा एस जो है वो शिक्षा को हम लोग देते हैं। कि शिक्षा की स्थिति पहले बहुत ख़राब थी, बीच में बहुत ठीक भी हुई है, कम से कम टीचर समय पर आने लग गए थे, ठीक है। लेकिन फिर से अभी वही स्थिति हो गई है कि शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे गिर गया है। आज के डेट में अगर आप ग्रेजुएशन करने जाएं, मैं आप बुरा नहीं मानिएगा, आपने ग्रेजुएशन कितने साल में बिहार में पूरा किया था? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। नहीं, हम लोग तो 2 साल वाले हुए थे, 2 साल। उस समय 2 साल नहीं होता था। तो अब 3 साल जनरली भी चल रहा है। 3 साल का है, लेकिन 3 साल में कोई भी यूनिवर्सिटी अभी डिग्री नहीं दे पा रही। 3.5 साल चल 3.5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल में यूनिवर्सिटियाँ जो है डिग्री दे रही। एक आदमी क्या करेगा? जब आपको जिस समय आपको डिग्री मिल जानी चाहिए थी, उसके बाद आप नौकरी की तैयारी करते, पता चला कि आपको डिग्री पूरा करते करते ही आधी ज़िंदगी बीत गई, फिर नौकरी की तैयारी में आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर आपने कर भी लिया है तो वैकेंसी उस स्तर के नहीं थे, ठीक है। 2005 के आसपास जो शिक्षा मित्र का बहाली हुआ, मैं तो आज भी कहता हूँ कि वो बहाली नहीं, पूरा का पूरा शिक्षा स्तर को ही ध्वस्त कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। कैसे किया? क्या उसमें वो शिक्षा मित्र के पास पहाड़ा तक मैं तो देखता हूँ ना, आज के डेट में भी कुछ नहीं आता है उसमें से। अगर किस ग्राउंड पे किया गया था ये? ग्राउंड उनका डिग्री था, डिग्री कहीं से भी जुगाड़ करके वो ले आए, फर्जी है, सही है, इसका कोई मायने नहीं था। कहीं मुखिया के अंदर में दे दिया गया था, मुखिया जी को जिनको लगा अपने स्तर से, उन्होंने बहाली कर दी।
ठीक है, चाहे वो कैपेबल है चाहे नहीं। तो शिक्षा का स्तर तो वहीं से गिरना शुरू हो गया था। 2000 से पहले वाले टीचर अच्छे थे और अभी जो बीपीसी से आ रहे हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब अभी जो रिसेंटली पिछले साल या एक साल पहले बिल्कुल ये जो joining बीपीएससी हुई। वाले आ रहे हैं इनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसमें से 4 टीचर पढ़ाने वाले हैं तो 6 टीचर जो पुराने वाले थे वो जिनको कुछ नहीं आता। एक हेड मास्टर से हमारी बात हो रही थी जब मैं मुखिया बना था, उससे कुछ ही दिन बाद मैं स्कूल जाता था। उनका कहना था कि सर हमें मजबूरी में जो है ना दूसरा काम देना पड़ता है टीचर को, कि ऑफिशियल वर्क देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इसलिए कि वो पढ़ा नहीं पाती हैं, पढ़ाने कैपेबल नहीं है। वो आता नहीं, उनको आता नहीं। तो हेड मास्टर की विडम्बना ये है कि हेड मास्टर साहब उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है, कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा मित्र पंचायत के स्तर का ही लोग होते हैं। तो इस चक्कर में जो है स्कूल पे दबाव रहता है पंचायत का कि भाई आप इस टीचर के खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकते। हमने 1-2 टीचर के खिलाफ एक्शन लिया, चुनाव जीतने के बाद लोकल लेवल पे उन टीचरों ने इतनी राजनीति गंदा कर दिया, मेरे विरोधियों को बुला लिया स्कूल में, मारपीट की नौबत, सब कुछ आ गई। तो ऐसे में और प्रशासन उसके बाद support नहीं मैं करता है। तकरीबन 1.5 साल से स्कूल में नहीं जा रहा हूँ, तो कोई नहीं जा रहा है स्कूल में। लेकिन 1.5 साल पहले मैं फुल्ली एक्टिव था, तो सब एक्टिव थे। जो काम मैं करता था, यहाँ पे ये शिक्षा व्यवस्था खराब है, इसको सही करें, वहाँ पे जाकर आप क्यों नहीं जा पा रहे हैं स्कूल, क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अभी जब से नए वाले सचिव आए हैं तब से स्कूल की स्थिति वैसी सही हो गई है। स्कूल के टीचर सारे समय पे पहुंच रहे हैं, घंटी अपना पूरा कर रहे हैं, उनका एक CRM बना हुआ है, उसमें ऑलरेडी वो कर रहे हैं। इसके पहले जो सचिव थे जिनको हटाया गया, जी, क्या उनका नाम था? के पाठक, के पाठक जी। उस समय भी तो स्कूल की स्थिति काफी अच्छी हो रही थी। बहुत स्थिति अच्छी हो गई थी। लोग उनका हटाने का कारण क्या हुआ? पॉलिटिक्स। लोग चाहे जो बोले के पाठक के बारे में, हम ये मानते हैं वो अच्छे लोग थे। कम से कम टीचर डरते थे, स्कूल का कैप नहीं करते थे। वो जिस जिला में चले जाते थे, उस जिला के कोने का स्कूल, जो सबसे लास्ट का स्कूल है, वहां भी हर कंप रहता था कि समय से मुझे पहुंचना है। तो ऐसे लोगों को टिकने नहीं दिया जाता है। बिहार, हर चीज का जवाब एक ही चीज में, बिहार है। ठीक है, 2 आपका स्वास्थ्य और शिक्षा हो गया, आर क्या है? आर है रोजगार। ये जो पलायन, हम भी बिहार से दिल्ली आए, पलायन के चक्कर में ही आए। तो ये पलायन कैसे रोके, उसके लेकर के भी हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार IAS का हब तो कहा जाता है, लेकिन लोग की एक और लाइन उसमें जोड़ना भूल जाते हैं कि यहाँ जो है मजदूरों का भी हब है। या तो टॉप रैंकर्स IAS है या फिर मजदूर है, बीच में ऐसा कोई सिस्टम बचा नहीं है जो कि बल्क क्वांटिटी में आपके पास हो। मतलब आपको लगता है कि आपकी पार्टी अगर आती है तो वो 36-35-36 बस जो डेली जाते हैं बहुत कम कर देंगे। लोग घूमने फिरने के ख्याल से बाहर जाए, रोजगार के ख्याल से तो कम से कम बिहार से बाहर। एक बात बताएं, क्या भरोसा है आपके पार्टी के नेतृत्व का जी और आपके अपने अंदर के भरोसे का कि आपकी पार्टी आने वाले आगामी चुनाव में सत्ता में आ जाएगी? किस भरोसे पे चल रहे हैं? देखिए, हम लोगों का मुद्दा जातिवाद, बिल्कुल नई पार्टी है, बिल्कुल नई पार्टी है। हम लोगों का मुद्दा जातिवाद नहीं, हम लोग जाति को लेकर के नहीं चलेंगे आगे। हम लोग विकास को लेकर के चलेंगे, हम लोग शिक्षा को लेकर के चलेंगे, हम लोग स्वास्थ्य को लेकर के चलेंगे, हम लोग पलायन रोकने के लेकर के चलेंगे। ठीक है, यही सारा सिस्टम हमने अपने पंचायत में करके दिखाया है। ठीक है, चुनाव से पहले हम लोगों को कहते थे कि अगर सिर्फ जाति के नाम पर आप हमें वोट देना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि नहीं दीजिए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, बच्चों को यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिले, तो आप हमको वोट दीजिए। प्रशांत भी यही कह रहे हैं कि जाति वाले तो आपके इतने साल से दे ही रहे हैं। भाजपा के डर से कभी आप RJD को दे देते हैं, RJD के डर से कभी भाजपा को दे देते हैं। मिलता किसी को क्या है? कुछ नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, एक इलेक्शन में एक MLA के लिए अगर इलेक्शन होता है, क्या खर्च हो जाते होंगे? सरकारी जो सिस्टम है उसके हिसाब से निर्धारित जो राशि वो 40 लाख के आसपास की। वो तो ठीक है, दिख रहा है। खर्च क्या हो जाता है? खर्च आप 50,000 भी खर्च कर देंगे और 5 करोड़ भी खर्च कर देंगे, वो भी कम है। 5 करोड़ भी कर देंगे खर्च, वो भी कम है। कहाँ से लाएंगे 5 करोड़ आप? देखिए, जो सरकारी सिस्टम है उसके हिसाब से मुखिया के चुनाव में 40,000 रुपये का लिमिट है।
कि 40,000 रुपये से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। हमने 23,000 में चुनाव जीत लिया था पूरा का पूरा। मुझे लगता है कि जो 40 लाख का जो लिमिट है विधानसभा में, मेरा उतना भी खर्चा नहीं होगा। नहीं तो आपके ओपोनेंट जो होंगे, जो भी ऑपोजिशन में होंगे आपके, अगर वो, चूंकि वहाँ पे भी बिकता है सब कुछ, आदमी बिकता है, वोट बिल्कुल बिकता है, बिकता सब है। कुछ होता है, बिल्कुल दिखता है। उस लेवल पे आप फिर कहाँ कमज़ोर नहीं पड़ जा रहे हैं? इस पर कभी ध्यान जाता है नहीं कि कोई 5 करोड़ आप खर्च करने की हैसियत में नहीं है जैसा आप बोलते हैं? जी पार्टी अभी आपको देगी नहीं, पार्टी से भी पैसे मिलते हैं, पार्टी अभी नहीं है, आपको देगी। बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी खुलकर ये बात करते हैं। फिर आप कौन से हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, भरोसे के साथ ये उम्मीद करेंगे कि आपके क्षेत्र की जनता आपके साथ रहेगी? देखिए, हमारे पास जो है जनता है, हमारे पास लोग हैं। हमने सीतामढ़ी में ही चुनाव में देखा है कि जिन्होंने करोड़ों करोड़ खर्चा किया उनको 5,000 वोट तक भी नसीब नहीं हुआ। मेरा टारगेट यही है कि जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो महिलाएं हैं हमारे साथ हैं, जो युवा है हमारे साथ रहेंगे। हमने इन सभी वर्गों के लिए अपने पंचायत में जो कार्य किया है उसी कार्य को हम लोग पूरे विधानसभा में फैलाने का कार्य करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पैसे की कमी इसलिए नहीं होगी कि क्राउड फंडिंग का भी सहारा लिया जाएगा अगर पार्टी मौका देती है तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल हैं, 50-100 दोस्त तो ऐसे हैं जिनको मैं अगर बोल दूं कि भाई चुनाव में मदद करने की ज़रूरत है तो कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ मदद ज़रूर करेंगे। अभी से ही कुछ लोग, जबकि मैं अभी मूड भी नहीं बनाया हूँ कि चुनाव लड़ना ही है, तब भी लोग कह रहे हैं कि आप आइए, कोई दिक्कत होगा तो हम बैठे हैं। कोई गाड़ी देने के लिए तैयार है, कोई सारा व्यवस्था देने के लिए तैयार है, पूरा खाना का बोझ कोई उठाने के लिए तैयार है। तो ऐसे भी हमारे सर्किल में लोग हैं जो कि भरपूर सहयोग करें। नहीं तो मूड तो आपका बन ही चुका है। मूड एक बड़े क्षेत्र में काम करने के लिए जब मन में इच्छा हो गई है जी तो मूड तो आपका बन ही चुका हो कि एक मौका है बड़े क्षेत्र में ही जाके, बड़े पैमाने पे जाके लोगों की सेवा की जाए। ये सेवा भाव आपकी है जो बार बार बताते हैं आप सारे लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, आप जीत गए, ठीक है, किस तरह के डेवलपमेंट की बात आप वहाँ सोचेंगे सीतामढ़ी से, सीतामढ़ी के लिए? जबकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर दिल्ली में कोई फेयर लगता है किसी भी तरह का, उसमें बहुत बार देखा गया कि बिहार की भागीदारी होती ही नहीं है। उस कंडीशन में बिहार की भागीदारी नहीं होती है तो आप सीतामढ़ी को डेवलप करेंगे हर क्षेत्र में। आपके यहाँ पास में मखाना बोर्ड अभी गठित हुआ है, लीची है बगल में, सारा कुछ आसपास है। इतने बड़े पैमाने पे सारा कुछ होने के बावजूद, जिसका एक परसेंटेज होता है कि पूरे भारत में कितना, तो अकेले उस क्षेत्र में 70%, 80% ये बात होती है प्रोडक्शन के लिहाज से। तो इस क्षेत्र में के बारे में कभी सोचे हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? देखिए, एक दूरदृष्टि चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ODOP पूरे यूपी में लागू है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट, ठीक है। बिहार में भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। सरकार ने कुछ इनिशिएटिव वैसा लिया भी था, लेकिन मुझे लगता है कि वो पता नहीं ठंडे बस्ता में पड़ा हुआ है। जिस मखाना बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले मैं आहार एक्सपो में गया था, बिहार के स्टॉल में मखाना नहीं थे, बिहार के स्टॉल ही नहीं थे, ठीक है। सीतामढ़ी में बालूशाही को GI टैग मिला हुआ है, सीतामढ़ी का एक स्टॉल होना चाहिए था, नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की ऐसी मानसिकता नहीं है कि सब चीज़ को जो है ऊपर लेवल पे लेकर के जाया जाए। जिस मखाना बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मखाना बोर्ड बना है बिहार में, अच्छी बात है, हम लोगों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन हकीकत ये है कि अभी से पहले जितना भी मखाना प्रोडक्शन हो रहा था, प्रोडक्ट बनाते बिहार के लोग हैं, उगाते बिहार के किसान हैं, लेकिन उसको मार्केटिंग करने वाला कोई असम का बैठा हुआ है, कोई बंगाल का बैठा हुआ है। तो सरकार को इस चीज़ पे भी निगरानी रखनी पड़ेगी कि अगर वाकई में बिहार को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ बोर्ड स्थापित करने से नहीं होगा। वहाँ के जो लोकल किसान हैं उनकी प्राथमिकता दी जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऐसी लगाया जाए कि बिहार के लोग उसको रन करें, और मखाना जो कि 500-700 में अमूमन किसान से एक्वायर किया जाता है और उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में 7,000-8,000 की कीमत पे बेचा जाता है, भाई उसको सही कीमत तो दो। जिसने पानी में रह करके उसको उगाया है, उसको छाना है, उसको पकाया है, फिर मखाना बनाया है, तब जा कर के ये हालत। तो इन सब चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, सब पर एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है।
रही बात कि बिहार में आप कह रहे हैं कि क्या बदलाव आएगा आपके विधानसभा में आपके आ जाने के बाद, एक तो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि SSR जो हमारा फ्रेमवर्क है वो तो काम करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो सीता माता को 10 साल पहले जो ख्याति, जो उनका जो टेम्पल है, चाहे उनकी जो व्यवस्था है, सीतामढ़ी का जो स्ट्रक्चर है, उसको आधारभूत संरचना, उसको जो डेवलप करने की ज़रूरत है, वो सब 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। उसमें भी तेज़ी आएगी। चूँकि बिहार में हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को भी ग्रेजुएशन पार करने के लिए 6 साल 7 साल लग जाता है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी सीतामढ़ी को मिले, चाहे उसका नाम जानकी यूनिवर्सिटी हो या फिर कुछ भी यूनिवर्सिटी हो, जिससे सीतामढ़ी के बच्चों को 5 साल 6 साल लंबा इंतजार ना करना पड़े। एक स्किल सेंटर भी मेरे दिमाग में है, जो अभी भी मैं चला रहा हूँ, छोटे स्केल पे है, ग्राम पंचायत स्तर पे है, ठीक है, जो कंप्यूटर पाठशाला की हम बात कर रहे हैं उसको, और उसमें अमेंडमेंट करके पूरे विधानसभा स्तर पे एक स्किल सेंटर हम लोग बनाएंगे, जिससे अभी जैसा IT में भारत का नाम चलता है, पूरे वर्ल्ड का IT कंट्रोल भारत कर रहा है अभी, चाहे वो गुड़गांव से हो, बिल्कुल, पुणे से हो, बेंगलोर से हो, ठीक है। तो वैसा ही जब IT एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सिर्फ अपना शरीर लेकर के जाना है। आप इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसमें हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट की व्यवस्था दे दो, यहीं से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो स्किल सेंटर हम लोग बना पाएंगे तो बच्चे को घर बैठे, वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट आजकल बहुत वायरल, बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम से ही, घर से बिना बाहर निकले ही, इंटरनेट सबके पास है आज के डेट में, एक लैपटॉप लेना है, घर से बैठे वो काम करेगा और अच्छे खासे पैसे कमाएगा, बशर्ते कि कोई बाहर जाकर के पलायन करके दिल्ली में रह करके उनको इतना लोड पड़ता है, चाहे वो रेंट के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग सिस्टम के माध्यम से, वो सबसे बच करके बिहार में रह करके आदमी अच्छा खासा कमा सकता है। अजीत जी, एक लाइन याद आती है आपको जी, कि बहुत कठिन है डगर पनघट की जी। बेशक आपका नज़रिया बहुत स्पष्ट है, और अभी चूंकि आप पॉलिटिक्स में नए नए आए हैं जी, क्या आपको कभी डर लगता है कि आने वाले दिनों में उस राजनीति के रंग में रंग कर आप भी कहीं फिसल नहीं जाए और वायदे वायदे ही रह जाए? नहीं, फिर तो मेरे आने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम फिसल जाएं, अपने गोल से ही भटक जाएं, तो इससे बढ़िया अच्छी खासी ज़िंदगी हम दिल्ली में तो ऑलरेडी जी ही रहे थे, हमको वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर वो सारा व्यवस्था छोड़ करके, कभी कभी मेरे ऑफिस के मैनेजर वगैरह ये लोग कहते भी रहते हैं कि सर कहाँ थे आप, गाँव में मज़ा आता है आपको। मैं हकीकत ये बताऊँ, कुछ दिन हुए हैं मुझे दिल्ली आए हुए, अब मैं बोर हो रहा हूँ, डेली बोर हो जाता हूँ मैं। एक दिन तो मैं जा कर के अपने ऑफिस में सो गया कि भाई कोई काम नहीं, वहाँ हमेशा 10-20 लोग आसपास रहते हैं, और यहाँ 2 के लिए भी आप जो है तरस जाओगे। नहीं, बेशक आप जिस मंशा से चल रहे हैं, हो सकता है आप नहीं फिसले जी, लेकिन इस रास्ते पे फिसल जाने को मजबूर करने के लिए पूरा समाज बैठता तो इसीलिए तो हमने ऐसी पार्टी चुना है कि जो हिलाने से भी नहीं हिलने वाली। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, एकदम पानी की तरह, और इतने कम के लेजर लेकर के तो हम भी नहीं आए हैं। लंबी छलांग लगानी है और उतनी ही लंबी जो है अंदर गहराई तक जाना है। गहराई से हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, अब लंबी ऊंचाई की तरफ हम लोगों को जाना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जान के कि एक बहुत अच्छी मंशा के साथ आप चल रहे हैं, बहुत बड़ा जिगर लेके चल रहे हैं और बहुत भरोसे को साथ में लेके चल रहे हैं। और जैसा भी सुना जा रहा है, नई पार्टी है, लेकिन इसके मुखिया भी बहुत कुछ राजनीति में देख चुके हैं, समझ चुके हैं, दूसरे का जो भविष्य निर्धारण करते हैं, अपनी पार्टी के लिए बेशक बहुत सारे भविष्य वो बना के चल रहे होंगे, उसकी परिकल्पना के साथ, उसकी नीति के साथ, रणनीति के साथ वो बिल्कुल चल रहे होंगे। और आप लोग हो, हमारी शुभकामना है कि आप उसमें बहुत सफल हों, एक नया बिहार सबको देखने को मिले और आगे का रास्ता बड़ा अच्छा हो आप लोग के साथ साथ बिहार के सारे लोगों के लिए। आगे के बहुत सारे एपिसोड में बहुत सारे पॉइंट पर फिर से आपसे बात करेंगे। आज बात कर फिर से बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।